बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में हमने क्लास 12th का भी चैप्टर 7 चल रहा है, जो कि आपका क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़। तो उसी का आज हमें ये वाला टॉपिक करना है, जिसमें कि हमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती क्या है, पहले हमें ये जानना है। तो जब कोई होस्ट जो है, मतलब जैसे मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, वो किसी एंटीजन से उसको एक्सपोज करते हैं, मतलब उसके इन्वायरमेंट में एंटीजन्स मौजूद हैं। ठीक है, एंटीजन्स आपके कोई भी केमिकल्स या कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, कुछ भी, सब कुछ इसी में आता है, जो कि आपका इन द फॉर्म ऑफ लिविंग या फिर डेड माइक्रोब्स हो सकते हैं, कोई प्रोटीन है। तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं होस्ट की बॉडी में। मतलब जैसे कि कोई इंसान है, उसके इन्वायरमेंट में कोई एंटीजन था जो कि उसकी बॉडी में एंटर कर गया है। अब वो बॉडी में एंटर किया है तो उसकी बॉडी खुद का कोई रिस्पॉन्स शो करेगी, उसकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। और इस तरीके की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जैसे ही किसी होस्ट की बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर गया, उसके बाद क्या होगा, होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू होंगी, और ये जो इम्यूनिटी होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि भाई एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये आपकी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और इसको टाइम लगता है अपना पूरा रिस्पॉन्स दिखाने में। ठीक है, वहीं पे इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू योर बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब आपका जब वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ना, बोला जाता है वैक्सीन है, या वो या तो कोई जानबूझ के, मतलब उसको वीक करके माइक्रोब को, या फिर डेड करके थोड़ा सा मतलब वीक करके आपकी बॉडी में उसको डाला जाता है, ताकि आपकी बॉडी पहले से ही, अगर असलियत में आपकी बॉडी में कोई एंटीजन वो वाला आ जाए, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडीज़ बना के तैयार रखे। ठीक है, और जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली ही दे देते हैं बॉडी में किसी फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, कि आपने बनाई ही ली है। ठीक है, जैसे एक्टिव और पैसिव नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। अब जैसे आप ना कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हो और आप चुपचाप बैठ के बस देख रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर डूइंग नथिंग, बस आप लेटे हुए और आप एक वीडियो देख रहे हो, तो ये जो है, ये आप क्या कर रहे हो, ये आप पैसिव लिसनर की तरह सिर्फ सुने जा रहे हो, आप कुछ भी, आपको आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर आप एक एक्टिव लिसनर की तरह आप उसको लिख रहे हो, नोट डाउन करो, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आपको आई होप ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसा कि आपको पता है कि डू यू नो कि क्यों मदर के मिल्क को कहा जाता है कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेंट्स जो हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पहले इनिशियल डेज़ होते हैं ना लैक्टेशन के, जब मदर जो है वो बच्चे को फीड करा रही है, तो उस टाइम पे येलोइश फ्लूइड होता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो कि मदर सिक्रीट किया जाता है बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। उसमें बहुत सारी IgA नाम की एंटीबॉडी पाई जाती है, जो कि इन्फेक्ट को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, और जो फीटस होता है उसको कुछ एंटीबॉडीज़ मदर से भी मिलती हैं प्लेसेंटा के थ्रू प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कुछ आपके पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आई होप वो क्लियर हो गया होगा आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। अब हम देख लेते हैं आज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब सबसे पहले जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, इनका जो सिद्धांत है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, कि हमारी इम्यून सिस्टम में भी एक मेमोरी होती है जो चीज़ों को याद रखती है। अगर आपको एक बार वो कोई भी एंटीजन है आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, तो आपकी बॉडी उसे याद रखती है, दूसरी बार जब आता है तो आपको कम रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, कम मतलब उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, देखो, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, जो पैथोजन होता है जो डिजीज़ कॉज करने वाला है, उसके जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं उसी को प्रिपेयर किया जाता है, या फिर पैथोजन को ही लेके उसे इनएक्टिवेट करके और वीक करके उसे आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मोस्टली यही चीज़ें की जाती हैं, और फिर एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनेगी ही उस पैथोजन के अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट, जो कि क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक
एजेंट, जब आपको एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो उस दौरान वो एंटीबॉडीज़ काम आएंगी, ठीक है। तो मतलब जो वैक्सीन होती हैं वो मेमोरी जनरेट करती हैं बी एंड टी सेल्स, जो कि क्या करते हैं, पहचान लेते हैं पैथोजन को तुरंत। जब दूसरी बार वो एक्सपोज होगा, दूसरी बार आएगा आपकी बॉडी में, तो तुरंत पहचान जाएंगे और फिर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस पर हमला बोल देंगी, ठीक है। अगर कोई पर्सन है इज़ इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, जिसके लिए उसे क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि टेटनस का केस होता है, तो वी नीड टू डायरेक्टली, हमें तुरंत बनी बनाई ही एंटीबॉडीज़ डालनी होती है, क्योंकि उतना टाइम है कि वेट बॉडी बनाएगी, तब बॉडी को टाइम लगता है बनाने में। तो बनी बनाई अगर हमें एंटीबॉडी इंजेक्ट करनी है, डालनी है, या फिर एंटीटॉक्सिन, ठीक है, तो इवन इन केसेस जैसे सांप ने काट लिया तो जो इंजेक्शन होता है पेशेंट को दिया जाता है, उसमें पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती है अगेंस्ट स्नेक वेनोम। और इस तरीके के इम्यूनाइजेशन को हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्यूनाइजेशन में भी एक्टिव पूछ लिया जाए या पैसिव पूछ लिया जाए, तो पैसिव में क्या है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, बट ये जो एक्टिव वाला है इसमें हम एंटीबॉडीज़ नहीं दे रहे हैं, हम उस पैथोजन को ही डाल दे रहे हैं बॉडी में, या फिर उसी का कोई प्रोटीन डाल रहे हैं जिससे कि आपकी बॉडी खुद बनाएगी एंटीबॉडीज़। ये एक्टिव का केस है, और पैसिव में आपको बनी बनाई ही डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से आज हम क्या कर सकते हैं, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन, मतलब इन बैक्टीरिया या ईस्ट में हम लोग बना सकते हैं। इसका प्रॉपर एक चैप्टर है कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच, इससे क्या होता है ना कि आप बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो कि ईस्ट से बनती है, ठीक है। तो अब एलर्जीज़, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अचानक से आप किसी नई जगह जाते हैं और आप अचानक से ना बहुत ज़्यादा छींकने खांसने शुरू कर देते हैं, कोई रीज़न आपको नहीं पता क्यों, ठीक है। और जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो वो सिम्टम्स भी गायब हो जाते हैं जो आपको पहले हो रहे थे। डिड दिस हैपन टू यू? कुछ जो होते हैं सम ऑफ अस सेंसिटिव होते हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, और ये जो रिएक्शन होता है कि खांसी आ रही है, छींक आ रही है कहीं जगह पे जाने पे, हो सकता है कि आपको एलर्जी हो पॉलन से, या फिर किसी धूल से, डस्ट या किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो, ठीक है। द एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, जो हमारे मतलब जो रिस्पॉन्स, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा जो रिस्पॉन्स आपको इम्यून सिस्टम के द्वारा दिया जाता है कुछ एंटीजन्स के अगेंस्ट जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, जिसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे पॉलन से एलर्जी है तो पॉलन को हम क्या बोलेंगे, एलर्जेंस बोलते हैं उनको, जो सब्सटेंस जिससे कि वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो मोस्टली आपकी IgE टाइप की होती है, तो इसको याद रखिएगा, IgE टाइप। अब जो कॉमन एग्जाम्पल है एलर्जन का, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन, एनिमल डेंडर जो भूसा उसा होता है वो सब, ठीक है। और जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्नीजी, आपकी आंखों में पानी आ गया, नाक बहना शुरू हो गई, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, ठीक है। एलर्जी जो होती है वो एक केमिकल के रिलीज़ की वजह से होती है, और इन केमिकल्स का नाम याद रखिएगा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो आपके मस्त सेल से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज, अब अगर आपको कॉज जानना है तो पेशेंट को ना क्या किया जाता है, एक्सपोज कराया जाता है, या फिर उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है थोड़े थोड़े डोजेस, जो भी पॉसिबल एलर्जेंस हो सकते हैं उनका थोड़ा थोड़ा डोज आपकी बॉडी में वो किया जाएगा, और फिर रिएक्शन को स्टडी किया जाएगा। और जो ड्रग्स का यूज़ किया जाता है इनके अगेंस्ट होता है एंटीहिस्टामिन, या फिर एड्रेनलिन हो गया, या फिर स्टेरॉइड्स हो गया, जिससे कि जो सिम्टम्स हैं, खांसी, छींक जो भी हो रहा है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभार जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, जैसे कि जो बच्चे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज, अस्थमा होती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, क्योंकि उनको ना अर्ली लाइफ में, देखो बच्चों का ना आपको एक चीज़ पता होगी, थाइमस होता है, अभी हम नीचे उसको पढ़ेंगे जब हम और डीप में जाएंगे। तो थाइमस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी वगैरह के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे थाइमस के बारे में, ठीक है, जो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, थाइमस जो है वो छोटा छोटा होता जाता है, और उसके बाद वो डीजेनरेट हो जाता है, जैसे ही बड़े लोगों में वो काम ही नहीं करता। तो जो बच्चे होते हैं वो उन्हें लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बल्कि उन्हें हमें खुले में छोड़ना चाहिए। और जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनमें थाइमस ऑलरेडी बिल्कुल डीजेनरेट हो गया,
अब उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल बची नहीं है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।